बाजार की भीड़ में दो औरतें धीरे धीरे चल रही थीं। एक की उम्र करीब 60 के आसपास थी। साड़ी नीली पहने हुए वह सवित्री देवी थीं। उनके साथ उनकी बेटी वीणा चल रही थी, जीन्स और साधारण कुर्ती में। वीणा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह शहर की उन ताकतवर पुलिस कुर्सियों में से एक पर बैठती है। आज वह एसपी वीणा शर्मा नहीं थी। आज वह बस अपनी मां की बिटिया थी। कई महीनों बाद उसे यह मौका मिला था, फाइलों, मीटिंग्स और अपराधियों की दुनिया से दूर अपनी मां का हाथ थाम कर नवहाट बाजार में टहलने का। उसे याद भी नहीं था आखिरी बार कब उसने इतना हल्का महसूस किया था। सवित्री देवी ने एक ठेले पर सजी हरी भरी सब्जियों को देखते हुए कहा, देखो वीणा, कितनी ताजी पालक है, तुम्हारे पापा को बहुत पसंद थी। वीणा मुस्कुराई, हाँ मां, और आप हमेशा पालक पनीर ही बनाती थीं और मैं कम खाती थी। सवित्री ने हंसकर उसकी नाक पर हल्की चुटकी ली। वे दोनों खिलखिला पड़ी। थोड़ी आगे बढ़कर वे एक पुरानी दुकान के सामने रुक गईं। ऊपर धूल भरा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, राम भरोसे जनरल स्टोर। सवित्री की आंखों में बचपन की यादें तैर आईं। यही से तू बचपन में वो नींबू वाली टॉफी लिया करती थी, 4 का 1 रुपया, वे कहती। वीणा ने सिर पर सर रख दिया। दोनों उस पल में खोई हुई थीं। न जानते थे कि उनकी यह छोटी सी प्यारी दुनिया कुछ ही मिनटों में टूटने वाली थी। वे दुकान से कुछ कदम आगे बढ़ी ही थीं कि माहौल अचानक बदल गया। बाजार के भीतर से एक तेज और कर्कश आवाज गूंजाई, सायरन की आवाजें। 2 पुलिस जीपें कचोटती हुई धूल उड़ाती बाजार में दाखिल हुईं। दुकानदार डर से अपने सामान समेटने लगे। भीड़ की रौनक एक पल में दब गई। वीणा ने अपनी मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अंदर का अफसर जाग उठा। यह प्रोटोकॉल गलत था। किसी वीआईपी के आने पर भी जनता को इस तरह डरा धमकाकर नहीं खदेड़ा जाता। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी बूढ़ी आंटी पर पड़ी। एक छोटी टोकरी में अमरूद बेच रही थीं। थोड़ा सा दिन भर का कमाया। वह कांप रही थी, टोकरी बचाने की कोशिश कर रही थी, पर एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी। ए बुढ़िया, दिख नहीं रहा? उसने गुर्राया। बूढ़ी आंटी हाथ जोड़कर बोली, बेटा हट रही हूं, बस 1 मिनट। पर उस हवलदार ने बिना सोचे अपनी जोरदार लात टोकरी पर दे मारी। टोकरी उड़ गई। अमरूद सड़क पर बिखर गए। बूढ़ी आंटी की आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसकी पूरी मेहनत बिखर गई हो। वीणा का खून खौल उठा। वह कदम बढ़ाने ही वाली थी कि सवित्री ने उसका हाथ दबाया। बेटी चुप रह, मैं नहीं चाहती कि बखेड़ा खड़ा हो। वीणा ने अंदर का गुस्सा नीचे दबा लिया। आज मां का दिन था, वह इसे खराब नहीं करना चाहती थी, पर अंदर की आग बुझी नहीं थी। वो बस किसी चिंगारी का इंतजार कर रही थी। बाजार में पुलिस की मौजूदगी से सब कुछ सन्नाटे जैसा हो गया था। सवित्री थोड़ी थक गई। बेटा, मुझे बहुत थकान लग रही है, तू सब्जी ले आ, मैं यहीं बैठ जाती हूं। पास ही एक बंद दुकान के बाहर एक पुराना लकड़ी का मजबूत बक्सा था। सवित्री उस पर बैठ गई। वीणा ने सहारा देते हुए कहा, मां, आप यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आलू टमाटर ले आती हूं। वह सामने वाले ठेले की तरफ बढ़ी, पर बाजार में हलचल फिर से तेज हुई। एक और जीप आई और एक इंस्पेक्टर उतरा। इंस्पेक्टर राघव चौहान, चेहरे पर अकड़, आंखों में घमंड। उसके साथ खड़े हवलदार जैसे उसके हर हुक्म के आगे झुकने को तैयार। राघव की नजर बक्से पर बैठी सवित्री पर पड़ी और उसे भी भद्दा खतरा दिखा। वह तेज कदमों से आया और चिल्लाया, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है, हट। सवित्री घबरा गई। बेटा, मैं बस बहुत थकी हुई हूं, 2 मिनट ही बैठ रही हूं। पर राघव का मजाकिया ताना कुछ अलग था। उसने अपमानजनक शब्द कहे और फिर बिना चेतावनी के सवित्री के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। भीड़ में एकदम का सन्नाटा छा गया। सवित्री का सिर झुक गया, आंखों में आंसू थे। उसी समय वीणा वहीं सब्जी लेकर लौटी और उसे अपनी मां के गाल पर ऊंचा लाल निशान दिखा। वीणा के हाथ से सब्जी का थैला छूट गया। उसके कदम राघव की ओर बढ़े। वो भूल गई कि आज वह नागरिक के रूप में आई है। भूल गई कि वर्दी नहीं पहनी। वह जैसे किसी घायल शेरनी की तरह खड़ी हो गई और बोली, तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया। राघव ने उसे ऊपर नीचे घूरा और हंसते हुए कहा, उठाया तो क्या कर लोगी? उसने धमकी दी, चल जीप में डाल दो। भीड़ में सिसकियां थीं पर कोई आगे नहीं आया। वीणा ने हवालदार
को हाथ से रोका और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगी, पर पहले मैं अपनी मां को सुरक्षित भेज दूंगी। राघव हंसा, तो कर लो। वीणा ने अपनी मां को पास के ऑटो में बिठाया और ड्राइवर को घर का पता बताया। फिर उसने चुपके से अपने मोबाइल से पुलिस मुख्यालय के डीएसपी को एक मैसेज किया। डीएसपी सर, नवहाट बाजार में इंस्पेक्टर राघव चौहान ने एक बूढ़ी महिला पर हाथ उठाया है। वह मेरी मां है। जब मैंने कहा तो मुझे धमकी दी जा रही है। कृपया कार्रवाई करें। एसपी वीणा शर्मा। उसने मोबाइल डालते हुए कोई भाव नहीं दिखाया, पर उसके चेहरे पर शांति के साथ शिकारी सी ठंडक थी। वह पीछे की सीट में बैठ गई। राघव ने ड्राइवर से जीप चलाने को कहा। जैसे ही जीप बाजार से बाहर निकली, डीएसपी अमित मेहरा के फोन पर मैसेज की घंटी बजी। मैसेज पढ़ते ही डीएसपी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। एसपी मैडम ने अरेस्ट बोल दिया था। डीएसपी ने तुरंत ऑपरेटर को कहा, एसपी के ऑफिशियल नंबर की लोकेशन ट्रेस करो, हर 30 सेकंड में अपडेट चाहिए। नियंत्रण कक्ष में हड़कंप मच गया। क्यूआरटी तैयार किया गया। शहर के बाहर नाके लगाए गए। जीप शहर की गलियों से निकलकर हाईवे पर आई। तभी रास्ते में अचानक आगे और पीछे से पुलिस की गाड़ियां ब्लॉक करने लगीं। चारों ओर कमांडो उतर आए और जीप को घेर लिया। राघव और उसके हवलदारों के चेहरे उतर गए। सामने से डीएसपी अमित मेहरा उतरे। वे तेज कदमों से आए और अचानक सिर झुकाकर बोले, मैडम, आप ठीक हैं? देर हो गई, माफी चाहता हूं। राघव के कानों में ये शब्द किसी बम की तरह फटे। उसने अपनी आंखों पर विश्वास न किया। यही साधारण दिखने वाली वह लड़की डीएसपी को सलाम कर रही थी। वह एसपी वीणा शर्मा थी। राघव पस्त हो गया। डीएसपी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींचा और सख्त स्वर में कहा कि उसने एसपी पर हाथ उठाया है। वीणा ने शांत आवाज में आदेश दिया, तुम्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारी वर्दी और सर्विस रिवॉल्वर जब्त की जाएंगी। बाकी जांच विभागीय होगी। राघव और उसके हवलदारों की बेल्ट, टोपी और रिवॉल्वर उनसे ले लिए गए। जो कल तक शहर के राजा समझता था, आज वह धूल में लज्जित खड़ा था। पुलिस मुख्यालय में डीआईजी अध्यक्षता कर रहे थे और वही दफ्तर अब इंक्वायरी हॉल बना दिया गया था। राघव के खिलाफ गंभीर आरोप उठे। थाने में गलत गिरफ्तारियां, आम जनता के साथ मारपीट, वर्दी का गलत इस्तेमाल और वसूली के आरोप। जब हॉल में गवाह बुलाए गए, तब जो अंदर आया उसे देखकर राघव के पैरों तले जमीन निकल गई। वह वही बुजुर्ग आंटी थी जिसकी टोकरी पर लात मारी गई थी, सरला आंटी। और उनके साथ मौजूद थे ठेले वाला हितारण वाले दुकानदार हरीश प्रसाद। सरला आंटी ने रोते हुए पूरी बात बताई। कैसे रात दिन की कमाई सड़क पर बिखर गई, कैसे राघव और उसके लोग दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते थे। हरीश प्रसाद ने भी साबित कर दिया कि राघव वर्षों से गुंडागर्दी करता आ रहा था, जिसने डर के कारण कभी शिकायत नहीं की थी। सबूतों और गवाहियों ने राघव का बचाव बतौर झूठ उजागर कर दिया। अंत में डीआईजी ने फैसला सुनाया, आपके खिलाफ आरोप साबित होते हैं। आपने इस वर्दी को दागदार किया है, इसलिए आपको पुलिस एक्ट के तहत तत्काल बर्खास्त किया जाता है। राघव वहीं जमीन पर बैठ गया। सारी अकड़ और गर्व मिट चुका था। हॉल से बाहर निकलते समय वीणा ने सरला आंटी के हाथ थामे और कहा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट आपकी हानि की भरपाई करेगा। आंटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जीती रह बेटा, तूने हमारा मान रखा। वीणा जब हॉल से बाहर निकली तो हर अफसर की नजरों में सम्मान था। आज उसने सिर्फ अपनी मां का सम्मान नहीं बचाया था, बल्कि पूरी पुलिस फोर्स का आत्मसम्मान भी बढ़ाया था। उसने साबित कर दिया कि वर्दी का मतलब डराना नहीं, बचाना होता है। शाम को जब वह घर लौटी तो सवित्री अपनी डॉक्टर के पास दहलीज पर खड़ी थी। जैसे ही वीणा आई, उन्होंने उसे गले लगा लिया। बिटिया, तू ठीक है ना? वीणा ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मां, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं। दोनों हाथ थामे सोईं, एक दूसरे को यकीन दिलाते हुए कि अब सब ठीक रहेगा। अगले दिन खबर फैल गई। शहर में लोग वीणा की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। कुछ ने उन्हें हीरो कहा, कुछ ने सोचा कि एक इंसाफ की उम्मीद अभी भी बची है। वीणा ने फिर वर्दी पहनी। आज वह फिर से एक कड़क अधिकारी बनकर अपने दायित्व में लौटी, पर उसके दिल में वही छोटी बेटी भी थी जो अपनी मां के साथ बाजार में टहली थी और जिसने गरज कर सही का साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी?
देखा आपने कैसे एक बेटी ने अपनी माँ के लिए खड़े होकर सही और गलत की लड़ाई लड़ी और पूरे सड़े सिस्टम को हिला दिया। अगर आप वीणा की जगह होते और आपके पास वो पावर नहीं होती तो क्या आप तब भी अपनी माँ के लिए आवाज उठाते? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो एक लाइक दीजिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देगा। और अगर आप हमारे छोटे परिवार का नया सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शेयर करना मत भूलिए। कभी कभी एक कहानी किसी की हिम्मत बन जाती है। हमेशा याद रखिए, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। अंततः सच्चाई की ही जीत होती है।